किसी को धमकी देते हैं तो कभी रूस के राष्ट्रपति धमकी देते रहते हैं। आए दिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ खबर मिलते रहते हैं और बहुत सारा जगह पे कहीं न कहीं कुछ न कुछ होते रहते हैं। लेकिन मैं आज बताऊंगा आपको कि दुनिया का सबसे पावरफुल शक्तिशाली देश कौन है, कौन देश है जो युद्ध में इतनी आसानी से नहीं हार सकता। दोस्तों, उस देश के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा और आपको जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया में 4 देश जो है ये बहुत ही पावरफुल है और आपको जानना भी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है अमेरिका। अमेरिका को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है। अमेरिका दुनिया का एक विकसित देश है जिसके पास पूरी तरह से अपने आप की सुरक्षा करने में सैन्य शक्ति और काफ़ी ज़्यादा हथियार है। अमेरिका की वायुसेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेना मानी जाती है। इसके अलावा अमेरिका की आर्मी को दुनिया के सबसे शिक्षित आर्मी मानी जाती है। अमेरिका के पास आधुनिक तकनीक से निर्मित खतरनाक और घातक हथियार मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों, नंबर 2 पे रूस है। रूस को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। रूस दुनिया का सबसे ज़्यादा परमाणु संपन्न देश माना जाता है। उसके पास दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार मौजूद है। इसके अलावा और उसके पास कई बड़े बड़े घातक हथियार मौजूद है जो अपने दुश्मनों को चकनाचूर करने के लिए काफ़ी है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश माना जाता है। दोस्तों, अगर रूस और अमेरिका में युद्ध हो तो ये बताना मुश्किल होगा कि कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों ही बहुत ही पावरफुल देश है और दोनों के पास डिफरेंट टाइप्स का मिसाइल है, परमाणु बम है। तो ये कहना मुश्किल है कि कौन देश जीतेगा और कौन देश हारेगा। वैसे बहुत सारे आदमी का कहना है कि रूस जीत जाएगा और बहुत सारे आदमी का मत है कि अमेरिका जीत जाएगा, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। रूस अमेरिका में युद्ध नहीं हुआ है जो पता चल सके कि दोनों में से कौन जीतेगा, और भगवान करे कि कभी युद्ध हो ही ना। अगर अमेरिका और रूस में कभी युद्ध हुआ तो समझो पूरे मानव जाति का विनाश तय है। दोस्तों, नंबर 3 पे है चाइना। चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शक्तिशाली देश माना जाता है। वर्तमान समय में तेज़ी से बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था वाला देश है। चीन हर साल करोड़ों रुपये अपने सैन्य शक्ति पर खर्चा करता है। वर्तमान समय में चीन दुनिया का एक शक्तिशाली देश है जिसे हरा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। चीन की सेना को दुनिया की एक शक्तिशाली सेना मानी जाती है। वर्तमान समय में चीन अपने आप को मजबूत करने में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहा है। उसके बाद नंबर 4 पे है हमारा प्यारा देश भारत। दोस्तों, भारत को दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। भारत की सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना मानी जाती है। भारत अपने आप की सुरक्षा में पूरी तरह सक्षम है। भारत के पास वर्तमान समय में परमाणु हथियार से लेकर कई बड़े बड़े घातक और विनाशकारी हथियार मौजूद है, जबकि भारत की वायु और जल सेना दुनिया की मजबूत सेना में से मानी जाती हैं। दोस्तों, बहुत सारे आदमी का मत होता है कि अगर भारत और चीन में युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा। वैसे तो मैं बता दूं दोस्तों, कोई भी युद्ध जीतने के लिए कुशल नीति की आवश्यकता होता है। सही तरीक़ा से अगर नीति बनाया जाए तो छोटा मोटा देश भी बड़े देश पे भारी पड़ता है। और परमाणु हथियार तो आजकल एक विकल्प है। अगर कोई भी देश हारने लगेगा तो परमाणु हथियार छोड़ेगा। लेकिन सच्चाई दोस्तों, आप लोगों को जानना होगा, भारत के पास भी परमाणु हथियार है। भारत के पास लगभग 100 से लेकर 150 के बीच में परमाणु हथियार है और चीन के पास लगभग 300 तक परमाणु हथियार हो सकता है। दोस्तों, वैसे तो अगर 150 में से महज 50 परमाणु हथियार भी कहीं पे विस्फोट कर दिया जाए तो समझो आधा चीन ख़त्म। वैसे ही अगर चीन भी भारत में परमाणु हथियार केवल 50 भी विस्फोट कर दे तो बहुत सारे क्षति हो सकता है भारत को। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी तरीके से भारत और चीन का तुलना नहीं कर सकते हैं। भारत और चीन में जब युद्ध होगा
तो दोनों में से किसी का भी पलड़ा भारी हो सकता है, इस बात में कोई संदेह नहीं। आप लोग बोलेंगे कि सर चीन तो भारत को हरा चुका है, चीन ने भारत को 1962 में हराया है और भारतीय सैनिक लगभग 1300 सैनिक शहीद हो गए थे। अभी तो चीन बहुत ही पावरफुल हो गया है, चीन पहले पावरफुल नहीं था तब भारत को हराया था। लेकिन दोस्तों उसका दूसरा कारण है, चीन से भारत हारा उसका दूसरा कारण है। भारत कभी भी चीन से नहीं हार सकता था, लेकिन हारने का एक ही रीज़न है कि चीन का जो उस समय का सरकार था, कम्युनिस्ट सरकार, वो भारत आया था और हमारे जवाहरलाल नेहरू जी से मिले थे और जवाहरलाल नेहरू जी को बोले थे कि हम लोग हिंदुस्तानी और चीन का चीनी, हम लोग तो भाई भाई है। और जवाहरलाल नेहरू ने जो चीन का जो कम्युनिस्ट सरकार की बातें था उसको पत्थर की लकीर मान लिया और पूरे भारत देश में हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई कर कर के नारा लगाना शुरू किया। और नेहरू जी ने एक काम और किया, नेहरू जी ने जितना भी भारत देश में बड़े बड़े हथियार फैक्ट्रियाँ थी सबको बंद करवा दिया, सेना को आधी रकम दे दिया, आधी महीना कर दिया, सैनिक को पूरी तरह से हथियार नहीं दिया। बोला कि अब तो मेरा कोई दुश्मन रहा ही नहीं, चीन सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता था, वो अब भाई बन गया है, तो मेरा दुश्मन कौन होगा। और इसीलिए भारत ने अपने देश में बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री को बंद करवा दिया, सेना का मतलब जो बजट है उसमें कमी कर दिया और भारत अंधविश्वास में खो गया। दोस्तों जब चीन सरकार को लगा कि भारत अब पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका है, भारत बिल्कुल ही कमज़ोर हो चुका है, उसके बाद चीन का जो प्लान था, चीन का प्लान था कि 1950 में ही उसका प्लान बना था कि तिब्बत को पूरी तरह से कब्जा करे। तो उसको डर था कि अगर हम तिब्बत को पूरी तरह से कब्जा करेंगे तो हमारे साथ भारत ना आ जाए, और भारत शक्तिशाली देश है तो हो सकता है हम दोनों में घमासान युद्ध हो। तो भारत से युद्ध तो होना ही है, पहले भारत को कम करे, भारत को कमज़ोर करे। तो इसीलिए उसने भारत को बोला कि हम लोग भाई भाई हैं। और उधर चीन अपने देश में हथियार बना रहा था, अपने सैनिक को मजबूत कर रहा था, और यहाँ भारत अपने देश में सेना को कमज़ोर कर रहा था, हथियार फैक्ट्रियाँ बंद कर रहा था। और चीन को जब लगा 1955 के बाद कि भारत अब कमज़ोर हो चुका है, तो चीन ने क्या किया, तिब्बत को पूरी तरह से कब्जा किया 1959 में। और तिब्बत को पूरी तरह से कब्जा किया, तब भारत को समझ में आया कि यहाँ पे चाल क्या था। फिर चीन ने भारत को धमकी दिया कि आप जो दलाई लामा है उसे मुझे सौंपिए। फिर भारत ने गुस्सा से बोला कि आपने धोखा दिया है, मैं दलाई लामा को नहीं सौंपूंगा और आपने गलती किया है तिब्बत को कब्जा करके। उसके बाद चीन ने धमकी दिया और दोनों में युद्ध छिड़ा। दोस्तों भारतीय सेना बिल्कुल ही नहीं तैयार था, चीन ने अचानक आक्रमण किया। भारत के सेना कभी सोच भी नहीं सकता था कि युद्ध हो सकता है, क्योंकि भारत सरकार की जो नीति था बिल्कुल ही असफल हो चुका था। उसने हिंदी चीनी भाई भाई करके भारत का सेना को बिल्कुल ही कमज़ोर कर चुका था। भारतीय सेना को लग रहा था कि युद्ध नहीं होगा, और भारतीय सेना के पास किसी भी तरह से कोई अच्छा हथियार नहीं था। फिर भी आनंद फानंद में युद्ध जारी हुआ और चीन का भी लगभग 400-500 सैनिक मारा गया, भारत का लगभग 1300 से 1400 सैनिक के बीच में मतलब शहीद हो गया। दोस्तों उसके बाद चीन ने भारत के कुछ हिस्सा को भी कब्जा कर लिया, जिसको अक्साई चीन बोलते हैं। तो दोस्तों चीन उस समय दूसरे कारण से जीता था, धोखे से जीता था, और धोखा देके तो कोई भी इंसान जीत सकता है। धोखा देके आप किसी को भी हरा सकते हैं। रामायण काल में देखो लक्ष्मण जी के साथ मेघनाथ ने क्या किया, मेघनाथ ने छल से अदृश्य होकर लक्ष्मण जी पे बाण चलाया और लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। राम जी को नागपाश चला के राम जी को भी मूर्छित किया। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आदमी छल कपट पे उतर जाए तो किसी बड़े बड़े पहलवान को भी हरा सकता है, और चीन ने यही किया। उसके बाद भी भारत सरकार बहुत बड़ा गलती किया। उस समय भारत के पास दोस्तों एयरक्राफ्ट था, हवाई लड़ाकू विमान था। अगर भारत सरकार चाहते तो हवाई लड़ाकू विमान को, एयरक्राफ्ट को अगर उतारता तब भी चीन हार सकता था। लेकिन भारत ने डिसीजन लेने में बहुत गलती किया, भारत ने बहुत देर लगा दिया, तब तक चीन युद्ध का विराम कर दिया था। दोस्तों ये युद्ध ऐसा था कि खुद ही चीन ने शुरू किया और खुद ही चीन ने बंद किया। भारत केवल डिफेंस किया
और भारतीय सेना उसके बाद बहुत ही अफसोस हुआ कि अपने देश में सरकार चीनी के जाल में फंस चुका था, क्योंकि उसने हिंदी चीनी भाई भाई करके हिंदुस्तानियों पे जो धोखा दिया था वो आज तक हिंदुस्तानी नहीं भूले हैं। तो आने वाले समय में अगर युद्ध होगा तो भारत भी तैयार है, और देखना ये है कि किसका पलड़ा भारी होता है। मुझे विश्वास है दोस्तों, आने वाले समय में भारत भी एक पावरफुल देश बन सकता है, और चीन तो है ही। तो भगवान करे कि दोनों में कभी युद्ध ना हो, क्योंकि उससे बहुत ही हानि और क्षति पूरे दुनिया को होगा।